गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी। उसकी स्टार्टिंग हमने कुछ चीज़ें समझी थी, जिसमें कैसे पीक बनती है, कैसे हमें सिग्नल्स मिलते हैं, क्या उसमें कंसेप्ट है कि प्रोटॉन का मैग्नेट के साथ में क्या रिलेशन हम रखते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हम देख रहे हैं इथेनॉल। इथेनॉल में क्योंकि ये वाला H वो ऑक्सीजन के साथ में उसके बाद लगा हुआ है, इसलिए इसके पास जो भी कार्बन है, उस पर जो भी हाइड्रोजन है, उसका इस H पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस H के लिए हमें एक सिंगलेट पीक प्राप्त होती है, सिंगल पीक। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें ये CH2। इस CH2 के पास में ये कार्बन है और कार्बन के पास ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोजन है वो एक तिपाहे की तरह कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं। यानी जो मीथेन है उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, तीनों एक्सिस पर, X, Y और Z पर, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर और ये ऊपर की तरफ है। तो जो इस कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित हैं, उन पर इन तीनों हाइड्रोजन का प्रभाव होता है, इन दोनों पर सिमिलर इफेक्ट होता है इन दोनों हाइड्रोजन पर। इसलिए इन दोनों हाइड्रोजन की जो पीक्स होती हैं, उनको ये तीनों हाइड्रोजन अपने प्रभाव से स्प्लिट कर देते हैं और इनके लिए हमें फिर 3 के प्रभाव से स्प्लिट होने की वजह से इनके लिए हमें टेट्राहेड्रल पीक मिलती, 4 पीक हमें मिलेंगी एक साथ में, जिनका रेशियो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो इन दोनों हाइड्रोजन के लिए जो पीक है वो हमें क्वाड्रेट मिलती है। क्वाड्रेट पीक इस तरह से होती है। अब इसकी इंटेंसिटी भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कितनी इंटेंसिटी होती है। ये हमारी क्वाड्रेट पीक है जो इन दोनों हाइड्रोजन के लिए हमें इन तीनों के इफ़ेक्ट की वजह से मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, ये CH3 के लिए इन दोनों CH2 के प्रभाव में हमें ट्रिपलेट पीक मिलती है। क्योंकि तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसलिए 3 पीक्स एक ही जगह पर हमें ट्रिपलेट मिलती है। वो ट्रिपलेट इस तरह से होती है, ट्रिपलेट मिलती है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन में हम देखें इस क्लोरीन के प्रभाव या इस B वाले हाइड्रोजन के प्रभाव से, ये जो हाइड्रोजन है इसके यहाँ पर क्लोरीन है, इसकी वजह से ये दोनों तरफ जो लगे हुए CH3 हैं ये सेम होते हैं। ये C दिखाया हुआ है लेकिन ये एक्चुअली B, क्योंकि इस पर जो प्रभाव है वो दोनों तरफ इस हाइड्रोजन का सेम है। ये हाइड्रोजन डिफरेंट होगा और ये सेम होंगे दोनों, तो इनके लिए हमें मिलेगी डबलेट एक ही जगह पर, क्योंकि समान है, ये डबलेट मिलेगी। और इस वाले हाइड्रोजन के लिए हमें हेप्टेट मिलती है 7, 3 और 3 6 हाइड्रोजन प्लस 1 उसकी स्प्लिटिंग की वजह से, तो हमें हेप्टेट इस तरह से मिलती है। ये पीक हमें इस तरह से प्राप्त होती है। अब इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, जिसमें हम 1-ब्रोमोप्रोपेन देखते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि 3 तरह के हाइड्रोजन हैं, लेकिन ये जो CH2 है इस पर इस CH3 का और इस CH2 का प्रभाव है, जबकि ये वाले जो हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित हैं इस पर सिर्फ इस CH2 का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन तीनों हैं वो तीनों कार्बन पर अलग अलग प्रकृति के हो जाते हैं, क्योंकि उन पर जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग तरह के हाइड्रोजन्स का है। इसके लिए हमें हेक्सटेट प्राप्त होती है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो हमें 3 तरह की पीक्स यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए मिलती है। आगे हम देखें कुछ और हमें एग्जांपल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सिस और ट्रांस पर भी बहुत डिफरेंट इफेक्ट होता है। यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं वो सिमिलर हाइड्रोजन्स हैं कार्बन डबल बॉन्ड के इधर की तरफ, और ये हाइड्रोजन सिमिलर हैं। लेकिन अगर ये सिस या ट्रांस में डिफरेंस होता तो ये हाइड्रोजन्स, अब देखिए आप यहाँ पर वाइनल क्लोराइड के लिए तीनों हाइड्रोजन के लिए हमें 3 सिग्नल, क्योंकि ये तीनों अलग अलग तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं।
चलिए इसके आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन में हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन सब सिमिलर कंडीशंस में है, इसलिए इसके लिए हमें एक ही तरह की NMR सिग्नल मिलता है, एक ही तरह का सारे हाइड्रोजन के लिए। जबकि जब हम यहाँ पर देखें पैराज़ाइलिन के लिए तो 2 CH3 यहाँ पर लगे हुए हैं। इन दोनों CH3 के पास वाले हाइड्रोजन डिफरेंट हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ भी CH3 है तो इन दोनों हाइड्रोजन की सिमिलरिटी हो गई, और ये दोनों के पास भी CH3 तो ये सिमिलर, तो ये चारों हाइड्रोजन सेम हैं। इसके अलावा कार्बन पर उपस्थित जो 3 हाइड्रोजन है, ये और ये कार्बन पर उपस्थित तीनों हाइड्रोजन ये सेम हैं, तो हमें इसमें 2 तरह की पीक्स मिलेंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें पैराक्लोरोटोलुइन के लिए हमें 3 तरह की पीक मिलती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस CH3 के इन्फ्लुएंस में है, इनकी दोनों की पीक एक जैसी आएगी। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के इन्फ्लुएंस में है, यानी इस कार्बन पर ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें ये पीक 2 डिफरेंट प्राप्त होगी। 2 पीक्स ये हो गई और एक पीक हमें इस CH3 के हाइड्रोजन के लिए अलग प्राप्त होगी। तो हमें टोटल 3 तरह की पीक्स यहाँ पर, 3 प्रकार के ABC प्रोटॉन हैं, हमें 3 तरह की पीक्स यहाँ पर मिलती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत मेंशन्ड है, 2 NMR नहीं 3 NMR सिग्नल्स हमें मिलेंगे। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। ये हमने एग्जाम्पल देखा जहाँ पर यहाँ CH2 CH3 लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये इस CH2 के इन्फ्लुएंस में है, तो इनकी पीक्स अलग होंगी। फिर इसके बाद में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीनों एक दूसरे के सिमिलर प्रॉपर्टी के संपर्क में हैं, इसलिए इनकी अलग पीक प्राप्त होगी हमें। फिर इसके बाद में इस CH3 की हमें अलग पीक प्राप्त होगी क्योंकि ये CH2 के इन्फ्लुएंस में है, और इसके अलावा हमें इस CH2 की अलग पीक प्राप्त होगी जो कि इस CH3 के इन्फ्लुएंस में। तो इस तरह से हमें अलग अलग तरह के सिग्नल प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो हम देख रहे थे अभी कि हमें कि हाइड्रोजन जो किसी भी अणु में विभिन्न विभिन्न जगह पर स्थित हैं और उन पर जो पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन है उसके इम्पैक्ट, उनका प्रभाव भिन्न होता है और उसके रेफरेंस से हमें पीक प्राप्त होती है। तो NMR की यही खासियत है कि इसमें हम जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके समीप उपस्थित हाइड्रोजन एटम्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जो हाइड्रोजन एटम की पीक्स हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन किस एनवायरनमेंट में। इसमें अब हम देखें अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमें टॉ वैल्यू या डेल वैल्यू पर अलग अलग जगह सिग्नल मिल रहे हैं, तो वो सिग्नल यहाँ पर हम पीक्स को जनरली NMR के केस में सिग्नल्स बोलते हैं। तो ये सिग्नल्स पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं कि अगर 1 के आसपास या 2 के आसपास डेल वैल्यू के आसपास कोई पीक आ रही है तो वो COH ग्रुप के H की है। इसी तरह से OH के लिए अलग पहले से पीक हम लोगों ने साइंटिस्ट ने पता लगा के रखी हुई हैं कि ये वाली पीक इस डेल वैल्यू या टॉ वैल्यू पर आएंगी। तो उसके रेफरेंस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ अगर पीक है तो ये किस समूह की या किस तरह के हाइड्रोजन की है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक स्थिति, इससे तात्पर्य केमिकल शिफ्ट। तो जो पीक जहाँ है आनी चाहिए, जैसे 1 के आसपास COH की आनी चाहिए, लेकिन अगर वो उस जगह पर उपस्थित नहीं है, कहीं थोड़ी सी आगे पीछे शिफ्टेड है, तो उसको कहते हैं हम केमिकल शिफ्ट। और उस पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारक हम पहले देख चुके हैं कि कौन कौन से कारक उस पर प्रभाव डालेंगे। विलयन उस पर प्रभाव डालेगा, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कौन सा है वो प्रभाव डालेगा। एनवायरनमेंट से तात्पर्य उसके आसपास उपस्थित और हाइड्रोजन जो है वो किस स्थिति में है और वो किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, उससे वो जो हमारे सिग्नल मिलने चाहिए वो थोड़े से डेल या टॉ वैल्यू पर ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। संकेतों की तीव्रता जो है वो हम जो जितना स्ट्रॉन्ग पीक है यानी वो उतना सिंगल है, उस पर दूसरे हाइड्रोजन्स का उतना इफेक्ट नहीं है। और जैसे जैसे हम उनकी तीव्रता कम होती जाएगी, हम देखेंगे आगे जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी,
स्प्लिटिंग कैसे होती है किसी भी पीक की, अगर वो प्योर एनवायरनमेंट में है, फॉर एग्जांपल COOH ग्रुप है ना, और उसके पास में कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्योंकि ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में है और हाइड्रोजन प्योर है, इस पर किसी और हाइड्रोजन का प्रभाव नहीं है, इसके लिए जो हमें पीक प्राप्त होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सिंगल पीक प्राप्त होगी। लेकिन कोई हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के प्रभाव में आ रहा है, तो उसके जैसे ये हाइड्रोजन इस पास वाले हाइड्रोजन के प्रभाव से असर में आता है, इसलिए इसके लिए जो पीक होगी वो स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी दो भाग में, और उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इस हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि इसके प्रभाव में है, डबलेट प्राप्त होगी और उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। ये हम आगे देखेंगे, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम, ये दिया हुआ है आपको कि कोई भी अगर प्रोटॉन अकेला है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है, तो उसकी हमें एक सिंगलेट एकक प्राप्त होती है और उसकी इंटेंसिटी यहाँ तक होती है। ये जो देख रहे हैं आप, इससे तात्पर्य इंटेंसिटी, तो ये सबसे स्ट्रांग पीक होगी, एक सिंगलेट ऐसे मिलेगी। फिर उसके बाद में अगर वो प्रोटॉन कोई एक दूसरे प्रोटॉन के संपर्क में है, तो हमें डबलेट प्राप्त होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम देखें, अगर दो प्रोटॉन के संपर्क में है, तो हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी ऐसे और कम हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम देखें क्वार्टेट, तो उसके लिए इंटेंसिटी और कम होगी और हमें इस तरह से क्वार्टेट मिलेगी। फिर हम पेंटेट देखें, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी और हमें इस तरह से 5 छोटी छोटी स्प्लिटेड पीक मिलेगी। तो ये जो स्प्लिटिंग है, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी उस पीक की जो तीव्रता है, ऊंचाई है उस सिग्नल की, वो कम होती जाएगी और वो छोटे छोटे भागों में बंटता जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये डबलेट है और ये हमारी हेप्टेट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हेप्टेट की इंटेंसिटी, जो ऊंचाई है सिग्नल की, वो बहुत कम है, जबकि यहाँ जो डबलेट है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे स्प्लिटिंग ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे हमें जो पीक्स मिल रही हैं, जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग क्यों होती है। संकेतों का विपाटन, चक्रण विपाटन या युग्मन की वजह से विपाटन, ये स्प्लिटिंग जो है वो द्विक, त्रिक या चतुष्क में होती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक 1,1 डाइक्लोरोइथेन। सॉरी 1,1 डाइक्लोरोइथेन है, CHCl ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं कि ये 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि हम 1H NMR पढ़ रहे हैं। अगर हम C13 NMR पढ़ रहे होते तो हम कार्बन के रेफरेंस में उसको पढ़ते। 1H NMR में एक हाइड्रोजन ये उपस्थित है और 3 हाइड्रोजन ये उपस्थित है। तो इस एक हाइड्रोजन की वजह से ये जो 3 की है स्प्लिटिंग, 3 हाइड्रोजन पर इस हाइड्रोजन का प्रभाव पड़ेगा, तो हमें टोटल 4 वो मिलेंगे, स्प्लिट मिलेंगे, या हम कहें इसके लिए, इन 3 हाइड्रोजन के लिए हमें जो मिलेगा, सॉरी ये मैं वापस ड्रॉ कर लेती हूँ, CH3 CHCl और Cl। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के प्रभाव से ये हाइड्रोजन 3 हमें दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों हाइड्रोजन पर इस हाइड्रोजन के प्रभाव से हमें एक क्वार्टेट मिलती है। क्वार्टेट कैसी होती है पीक? इस तरह से हमें क्वार्टेट मिलती है। उस क्वार्टेट में जो प्रोटॉन्स हैं, उनकी 3 जो प्रोटॉन हैं, उनके 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 प्रोटॉन्स हैं, उनके 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं इन प्रोटॉन्स के। ये जो एरोज़ हैं, ये दिखाते हैं कि जो मैग्नेटिक अलायंस है, एक प्रोटॉन घूम रहा है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, वो तीनों प्रोटॉन का चुंबकीय क्षेत्र यदि एक ही दिशा में है, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है उन चुंबकीय क्षेत्रों का इन तीनों हाइड्रोजन के लिए। ये हो सकता है
ये दो और कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इन डिफरेंट मैग्नेटिक कॉम्बिनेशंस की वजह से हमें पीक्स मिलती है, जो आपको देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हम बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्वार्टेट मिलती है। अब इन 3 हाइड्रोजन का इस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस हाइड्रोजन पर, इन 3 हाइड्रोजन का, तो इसके लिए हमें एक डबलेट मिलेगी, स्प्लिट होगी वो पीक। वैसे इसकी प्योर पीक होनी चाहिए थी, एक इस तरह से सिंगलेट होनी चाहिए थी, सिंगलेट, लेकिन वो सिंगलेट नहीं मिल करके, क्योंकि इस पर इन तीनों हाइड्रोजन के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है, हमें 2 तरह के ओरिएंटेशन चक्रण इसमें मिल जाते हैं, इसके स्पिन के, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से इसकी 2 पीक हमें मिलती हैं, एक पीक मिलती है जो स्प्लिट हो जाती है डबलेट में। तो हमें इसके लिए, इस मॉलिक्यूल के लिए 2 सिग्नल्स मिलेंगे, एक डबलेट मिलेगा यहाँ इसके लिए, और एक हमें क्वार्टेट मिलेगा, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल आप देखें, ये मॉलिक्यूल, इसके हमें 2 पीक्स, ये स्टैंडर्ड जो हमारा टेट्रामेथाइलसिलेन के लिए स्टैंडर्ड हम मानते हैं, जो 0 डेल वैल्यू पर होता है, और इससे आगे यहाँ पर आपको एक पीक यहाँ मिल रही है, जो कि स्प्लिट हो गई है 2 में, जो CH3 की वजह से है स्प्लिटिंग इसकी, और एक CH के लिए हमें पीक मिल रही है, वो यहाँ पर हमारी उन 3 CH3 की वजह से ये स्प्लिट हो गई है क्वार्टेट। जो हाइड्रोजन की पीक है उस पर, ये वाले हाइड्रोजन की पीक पर इस हाइड्रोजन के प्रभाव से हर हाइड्रोजन की पीक डबलेट में स्प्लिट हो रही है, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के लिए जो पीक है वो इन तीनों हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में क्वार्टेट में स्प्लिट हो रही है। चलिए इसके आगे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो OH है उसके लिए हमें यहाँ पीक मिल रही है 5 के आसपास, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्योर है, इस पर किसी दूसरे हाइड्रोजन का बीच में ऑक्सीजन होने की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए इसकी एक सिंगलेट हमें मिल रही है। इसके बाद में CH2 के लिए हमें इन 3 हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से एक क्वार्टेट मिलेगी, ये दिखाई दे रही है आपको, और इन CH2 के लिए हमें एक ट्रिपलेट मिलेगी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में है। ये ट्रिपलेट यहाँ पर हमारे इस CH3 ग्रुप के लिए 2 हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से स्प्लिटिंग हो गई है और 3 में मिल रही है। CH2 के लिए एक बार वापस देखें, CH2 के लिए CH3 का इन्फ्लुएंस है और उसकी पीक, CH2 की पीक स्प्लिट हो रही है, दोनों हाइड्रोजन जो है इनकी पीक स्प्लिट हो रही है 3 हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से क्वार्टेट में, चतुष्क में, और जो CH3 की पीक है इन 2 हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से 3 में स्प्लिट हो रही है ट्रिपलेट में, त्रिक में। चलिए इसी तरह से हम और कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कपलिंग किसे कहते हैं, JJ कपलिंग, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।